जब से एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुई है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट काफी ज्यादा घबराहट फील कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है, क्योंकि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर जो है आप लोगों का सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग डरे नहीं, आपके छोटा भाई बहुत ही आप अपडेट लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं फुल एंड फाइनल क्वेश्चन कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बात करूं, आज जो ये क्लास है इकोनॉमिक्स का क्लास होगी और ये क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो भी स्ट्रीम लेकर आप स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। और साथ ही साथ मैं बता दूं आप लोगों के एग्जाम जो होने वाले हैं 10 और आप लोगों में मान के चलो 17 फरवरी को। याद रखिएगा मेरे लाल, पहले टारगेट बना लीजिए खुद को कि सर 30 का मतलब 30 होता है, 30 में से एक भी नंबर कम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा भाई अभी आपके पास है। याद रखिएगा मेरे लाल, जो चीज मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। मैं आज आपके सामने जो बताने वाला हूं वो पूरा चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किया। अब सभी को अच्छी तरह से पता होगा, मैंने इससे पहले एक इंग्लिश कोर का क्लास लिया था जहां पे मैंने आप लोगों को क्लास में ना आप लोगों के चैप्टर वाइज आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा था। फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों का चैप्टर वाइज ही पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये क्वेश्चन क्या क्या होगा, तो याद रखिएगा मेरे लाल, बीपी। सर बीपी मतलब हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कि बीपी ऑलरेडी होता है क्या है, तो समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे बंदे, बीपी का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, प्लस होगा सर PYQ, अब प्लस होगा सर सेलेक्टेड। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर सेलेक्टेड क्वेश्चन। क्या होगी मेरे लाल? सेलेक्टेड क्वेश्चन। ये जो आप लोगों को कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, ये कंटेंट आप लोगों का 3 चीजों से मिलकर बनाया गया है। पहला पीबी का मतलब होता है सर ब्लूप्रिंट, बीपी ब्लूप्रिंट पहला। दूसरा सर PYQ जो है ना, यहाँ पे PYQ को भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आप लोगों को PYQ 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी PYQ है सारा का सारा क्वेश्चन को चैप्टर वाइज अरेंज किए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को इंक्लूडेड कर दिया है। और मैं चैलेंज करता हूं मेरे लाल, सीना ठोक कर मैं कह रहा हूं, अगर आप ऐसा स्टूडेंट है जो आर्ट्स लेकर स्टडी कर रहे, कॉमर्स लेकर रहे या साइंस लेकर स्टडी कर रहे और इकोनॉमिक्स का पेपर लिए हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चैलेंज करता हूं, अगर इस सारा क्लास को अगर अटेंड करते हैं एग्जाम से पहले, गारंटी कहता हूं सर इससे एक भी मार्क्स कम नहीं आएगी। बस हाँ शर्त है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फुल एक्सप्लेन, हर एक सब्जेक्ट के ऑप्शन पे मैं एक्सप्लेन करता था। ठीक इसी तरह से मैं आज इकोनॉमिक्स के पेपर में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट नंबर 1। याद रखिएगा सेट नंबर 1 आज से हमारा क्लास स्टार्ट हो रही है और इस तरह से आपको मिलेगा जल्दी जल्दी 12 सेट। कितना मेरे लाल? 12 सेट। जल्दी एक बार जल्दी से फटाफट एक बार बता दीजिए कि सर मैंने सारे लोगों को शेयर कर दिया है जो भी मेरे पास था और इकोनॉमिक्स लेकर स्टडी कर रहे। एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे लाल, क्योंकि ये जो क्लास है ना बहुत ताबड़तोड़ होने वाले हैं, महातड़ाव क्लास होने वाला है। और हाँ मैं एक बात बताना देता हूं, आप लोगों के एग्जाम के जिस दिन पेपर होगी ना, याद रखिएगा फाइनल एग्जाम का, एग्जाम से पहले आप लोगों का मैं एग्जाम पेपर करवाऊंगा। जैसे मैं ब्लूप्रिंट के एग्जाम में आप लोगों को एक दिन पहले आप लोगों को सारा चीज में बेहतरीन तरीके से बता देते थे 1 2 3 4 लेक्चर में, और सारा क्वेश्चन जो है ना उसी से पूछे जाते थे। फाइनली आप लोगों को फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही होगी। एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी मैं बेहतरीन तरीके से निचोड़ कर पूरे बुक का बीपी PYQ सिलेक्टेड सारा चीज मैं लेकर आऊंगा। एग्जाम से पहले आप लोगों का 2 वीडियो या 3 वीडियो जो भी होगी आप लोगों को जो प्रोवाइड किया जाएगा ना, उसको बिल्कुल आप लोग मिस ना करें। इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना न भूले। चलिए मेरे लाल, आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं और ये हम लोगों का क्लास जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन है कि शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। याद रखिएगा जो शब्द है ये आप लोगों का किस भाषा से हुई है। एक बात मैं बताना भूल गया हूं, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा, थोड़ा डरना नहीं है। प्लस ना इसमें आप लोगों का इंक्लूडेड किया गया है। क्या इंक्लूडेड किया गया है मेरे लाल? समझिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताना भूल गया था। इसमें आप लोगों का इंक्लूडेड किया गया है सर, याद रखिएगा जो गेस पेपर, याद रखिएगा गेस पेपर, चाहे वो कोई भी पेपर हो, बर्मा गेस पेपर हो, शर्मा गेस पेपर हो, सारा को इंक्लूडेड करके इतना सारा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है यूट्यूब पे। बस याद रखिएगा गेस पेपर, कोई भी गेस पेपर, ब्लूप्रिंट का एग्जाम, PYQ सिलेक्टेड क्वेश्चन। क्या आपको लग रहा है इससे भी बाहर पेपर में क्वेश्चन छप जाए? लग रहा है मेरे लाल? नहीं लगना चाहिए। अरे सारा चीज इसी से पूछेगी, बस शर्त है वीडियो को ध्यान से देखना होगा।
इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बताएंगे सर ग्रीक भाषा से। अगर पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सारा क्वेश्चन को एक बार डन कर दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी का शब्द माइक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? माइक्रो जो है यह किस भाषा के शब्द से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जिस भाषा के शब्द से लिए गए हैं उसी भाषा से लिए गए हैं जिसका नाम हम जानो हो ग्रीक भाषा लागू हो। एकर माने हम जानो है कि दादा एकर माने मतलब लागू हो सर ग्रीक भाषा। अगला क्वेश्चन तहनी से पूछल गए कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि और समष्टि माइक्रो और मिक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि और समष्टि माइक्रो और मिक्रो इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किस अर्थशास्त्री ने? फ्रीज ने किया था मेरे लाल। किसने? फ्रीज ने किया था। याद रखिएगा मेरे भाई, एक बात मैं बता दूं ट्रिक के माध्यम से समझिएगा। फ्रीज का मतलब पढ़ लेते हैं फ्रिज। क्या? फ्रीज का मतलब पढ़ लेते हैं सर फ्रिज। अब बताइए फ्रिज में हम लोग एक दो सामान नहीं रखते हैं, फ्रिज में तो हम लोग बहुत सारे सामान रखते होंगे और बहुत सारे अगर सामान रखते होंगे तो समष्टि का मतलब पूरे दुनिया का समस्त होते हैं, व्यष्टि का मतलब एक होता है, मतलब एक फ्रिज में हम लोग बहुत सारे सामान को रखते हैं। एक भी सामान रख सकते हैं और बहुत भी सामान रख सकते हैं। तो व्यष्टि मतलब होता है एक, समष्टि का मतलब होता है दो, दो मतलब उससे अधिक। तो बताएंगे सर फ्रिज में, और इसका जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति था फ्रिज, इसको हम लोग इंडिकेट किए फ्रिज। याद रखिएगा फ्रिज में बहुत सारे सामान रख सकते हैं, चाहे वो समष्टि हो या व्यष्टि हो। क्लास कैसे लगा एक बार जरूर बता दीजिएगा। इसके पीछे बहुत मेहनत है मेरे लाल, बस आप लोग मैं प्रोवाइड इसलिए कर रहा हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूं क्या ये हम लोग मेरा कर्तव्य है या मैं शौक से कर रहा हूं? कभी भी मैं ये सोचता हूं। जब मैं ये सोचता हूं ना तो मैं मायूसी छा जाता है कि मैं अच्छा खासा जॉब छोड़कर आज इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई किया हूं, इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्टडी करा रहा हूं। कभी कभी मैं दुख फील होता है कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन कभी ये भी ख्याल आता है कि हो सके मैं किसी के परछाई बनकर अभी खड़ा हूं। जैसे आप सभी को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को जिस तरह से आप लोगों को कमेंट आता है, आप लोगों का मैं जहाँ तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के सामने परछाई बनकर खड़ा हूँ और आप लोगों का मैं साया दे रहा हूँ। साया का मतलब छांव दे रहा हूँ। छांव का मतलब होता है मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, और यही सब क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? बोलेंगे एक बार जरूर कि हम यहाँ से पढ़े, हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाया गया है और हम लोगों को यही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलकर जिंदगी में जब कुछ मुकाम हासिल कर लेंगे, कोई भी जॉब हो जाएगा, अच्छा खासा स्टेटस हो जाएगा आपका, तो आप खुद सोचेंगे कि हाँ क्लास 12 में मैं इनके पास पढ़ा था, क्लास 10 में, क्लास 11 में मैं इनके पास पढ़े थे और उन्होंने आज हमें मोटिवेट किया था, जिस कारण से आज हम यहाँ पे पहुंचे। इस कारण से कभी कभी फिर खुशी फील होता है, लेकिन बीच बीच में ना कभी मायूसी छा जाता है। और खैर मायूसी मेरे नहीं छाएगी, बस हमारा जो मकसद है मेरे लाल वो जिस दिन पूरा हो जाएगी मैं जान लूंगा मेरे दुनिया का सबसे कीमती दिन उस दिन होगी। मेरा मकसद है कि झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, जहाँ पे शिक्षा पहुंच नहीं पा रही है, जहाँ पे बच्चा पैसा का कारण पढ़ नहीं पा रहा है, पैसा पर मंथ 300 रुपया पर 300 पर मंथ नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोगों को पढ़ाना है मेरे लाल। याद रखिएगा ऐसा बच्चों को आप लोग जितना ज्यादा हो सके ना शेयर कर दीजिए और बदलेगा। चैलेंज करता हूं मेरे लाल, बदलेगा। ये बदलने का तरीका होना चाहिए, बदलने का जज्बा होना चाहिए। इसलिए जेब में गांधी हो या ना हो, कुछ करने के लिए दिल पे आंधी होना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा आप सब अगर सपोर्ट करेंगे जरूर मैं बदलूंगा मेरे लाल। हम सब मिलकर बदलेंगे झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को, और ये एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतरीन तरीके से बदलेंगे कि माँ बाप चाह कर भी ना अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रख सकते हैं। ये मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा बच्चे का कहना है। याद रखिएगा मेरे लाल, एक कहावत है मेरे पास, ये बात को मेरे पास याद रखिएगा कि मैं नहीं कर सकता लेकिन हम सब मिलकर कर सकते हैं, हमारे झारखंड के एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके आप लोग दबा करके शेयर कीजिए और हमारे झारखंड को एक नीचे हम लोग का हायर सेकेंडरी हायर लेवल तक हम लोग एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना है। निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? देखिए इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि भारत में अर्थशास्त्री का पिता किसे कहा जाता है, भारत में अर्थशास्त्र का पिता तो एडम स्मिथ है, लेकिन भारत में तो बताएंगे सर भारत का होगा रघु राजन। क्या हो जाएगा? रघुराम राजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे लाल? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 5। आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन से प्रकार है? आर्थिक क्रिया कौन से प्रकार होगी? जो आर्थिक क्रिया होती है उत्पादन, उपभोग और विनिमय एवं निवेश। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण है। आर्थिक क्रिया जो होती है ना, इसका उदाहरण क्या है? तो
आर्थिक क्रिया का उदाहरण होती है वस्तुओं का विनिमय करना। और जो हमारा आर्थिक क्रिया है, हम लोग का जो आर्थिक क्रिया है, इसका काम होता है वस्तुओं का विनिमय करना। क्या? वस्तुओं का विनिमय करना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि का मतलब एक, व्यष्टि का मतलब एक, समष्टि का मतलब पूरे भारत का हो, पूरे अर्थव्यवस्था का हो, पूरे परिवार का हो, और व्यष्टि का मतलब होता है एक परिवार, एक उत्पादन, एक छोटा सा कोई सामान हो। ठीक है, तो आपसे पूछा गया यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन आते हैं, तो बताएंगे सर व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फॉर्म या एक फॉर्म, और व्यक्तिगत उद्योग। व्यक्तिगत मतलब निजी, निजी मतलब हम अपना पूंजी इन्वेस्ट किए हैं और वहां पे जब इन्वेस्ट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट होती है इसका हकदार मैं खुद हूं, ये मेरे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है मेरे लाल, याद रखिएगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो हम लोग समष्टि में करते हैं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बेरोजगारी का अध्ययन, बेरोजगारी का अध्ययन भी तो समष्टि में किया जाता है, ये भी तो होगा नहीं। सामान्य कीमत पर स्तर का निर्धारण, ये भी तो समष्टि में किया जाता है। पर आपसे ना व्यष्टि पूछा गया है, तो व्यष्टि का काम होता है क्या? एक फॉर्म के संतुलन। क्या हो जाएगी? एक फॉर्म के संतुलन। अगर यहाँ पे लिखा रहता कि बहु फॉर्म का संतुलन, तो इसका सही उत्तर हो जाता समष्टि अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन में बता रहा हूं कंठस्थ कर लीजिएगा और इंटरेस्ट जगाइए अपने अंदर। समय बहुत कम है मेरे लाल। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन कहां पे किया जाता है? बताएंगे सर सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगी? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। याद रखिएगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग सूक्ष्म को ना दूसरे भाषा में बोलते हैं क्या? याद रखिएगा, व्यष्टि। क्या मेरे लाल? याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसको भी आप लोगों को याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम जो है ना, कोई आपका वर्ड जो है वो कभी कभी क्या करते हैं ना, रोटेट कर देते हैं, घुमा फिरा कर पूछते हैं। क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं सर माइक्रो और मिक्रो, व्यष्टि आपने पढ़े, सूक्ष्म का मतलब तो आपको पता नहीं है। तो याद रखिएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र को ही हम लोग बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? व्यष्टि अर्थशास्त्र फिर से बताया गया, एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा फॉर्म। तो बताएंगे सर इसके बारे में अध्ययन हम लोग करते हैं क्या? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया, व्यक्तिगत मतलब अपना आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। निजी, अपना फैक्ट्री हो, अपना परिवार हो, जिसका हम लोग खुद ख्याल रखेंगे, सरकार के कोई लेना देना नहीं, उसको हम लोग व्यष्टि में रखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि का मतलब होता है सर समस्त भारत का, समस्त इकोनॉमिक्स। तो बताएंगे सर सबसे पहले हो जाएगा नेशनल इनकम, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। कुल रोजगार, ऑल इंप्लॉयमेंट, कुल उत्पादन, ऑल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जहां पे कुल शब्द लगा होगा इसका मतलब समझ जाएगी मेरे लाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो समस्त इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सिर्फ माइक्रोज। याद रखिएगा, माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, किस भाषा का शब्द है? आप सभी को पता है कि माइक्रोज का मतलब होता है क्या? हम लोग शायद देखे होंगे माइक्रोफोन, देखे होंगे मेरे माइक्रोफोन। तो देखिए मेरा लाल, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि माइक्रोज किसका अर्थ, माइक्रोज का मतलब होता है छोटा, इसका अर्थ होता है छोटा। तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो बताएंगे सर ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्या? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्री के जनक कौन है? आप सभी को पता है अर्थशास्त्री के जनक हो जाएंगे एडम स्मिथ। और ये क्वेश्चन 2024 के पेपर में अभी आपका पेपर में छप चुका है। इसका आंसर आपको रट्टा लगा लेना है। अर्थशास्त्री फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके 2024 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे सर एडम स्मिथ, जो अर्थशास्त्र के फादर कहते हैं। उन्होंने ही ये लिखा था क्या कि द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अर्थशास्त्री धन का विज्ञान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार बीपी का क्वेश्चन उठाकर आप लोग देखेंगे, अर्थशास्त्री धन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति ही
वो था जो अर्थशास्त्र के फादर कहते हैं। कौन था जिसे हम लोग अर्थशास्त्र के फादर कहते हैं? उन्होंने कहा था, क्या कहा था मेरे लाल? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। क्लास अच्छा लग रहा है ना? अगर दिल से अच्छा लग रहा है तो जरूर बता दीजिएगा। सर आप जो चीज़ बताते हैं हम लोगों को पहली बात समझ में आ जाता है, दूसरी बात यह है सर आपके पढ़ाया हुआ हम लोगों को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। अगर ऐसा फील हो रहा है, जैसा भी अंदर से फील हो रहा है, मैं तो आपको डायरेक्टली में पर्सनल नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि आपके पास और मेरे लगाव तो नहीं है ना मेरे लाल। आप मुझे देख पा रहे हैं लेकिन आपकी फीलिंग को तो मैं नहीं देख पा रहा हूं ना। तो मेरे मेहनत हो, मेरे पढ़ाने का तरीका, जज्बा, एक्साइटेड जो मैं चीज़ मैं आपको बताता हूं, ये सब अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो एक बार डन कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मेरे लाल कि सर आप जो बताते हैं समझ में आ जाता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो भी बता दीजिएगा, आपको जो मन करे, लेकिन कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 16। किसके अनुसार अर्थशास्त्री का मानव का कल्याण किया विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्री मानव कल्याण का विज्ञान है? ये स्टेटमेंट देने वाले कौन था? देखिए कौन सा ऐसा वैज्ञानिक अर्थशास्त्री था जिन्होंने ये बताया था कि अर्थशास्त्र जो है ना मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था मेरे लाल। किसने कहा था? मार्शल ने। मेरे लाल आप लोगों को कमेंट में इसलिए करने के लिए आप लोगों को बोलता हूं ना कि अगर आप लोग कमेंट करते हैं ना तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, और इससे हमें पता चलता है कि मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आता होगा या नहीं। ठीक है, अर्थशास्त्र का दुर्लभता संबंध विचार किसने दिया था? तो ये विचार देने वाला था ना, अर्थशास्त्री का दुर्लभता संबंध विचार देने वाला व्यक्ति था कौन? लियोन रॉबिन्स। क्या हो जाएगी? लियोन रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और एग्जाम से पहले ना आप लोगों का क्विक रिवीजन में करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग जुड़े रहिएगा। किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है? ये स्टेटमेंट देने वाले कौन था? अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा रॉबिन्स ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ना अभी आप पूछ चुका है आपके पेपर में, 2024 के पेपर में आपको इसी साल देखने को मिलेंगे कि किसने कहा था अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, तो बताएंगे रॉबिन्स जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन होगी, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि जो चीज मैं बता रहा हूं ही आएगा, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि जो चीज मैं बता रहा हूं इससे बाहर नहीं पूछेगी। बस शर्त है कि आपको अच्छे ढंग से देखना होगा, अच्छे नजरिया से देखना होगा, किस नजर से आप देख रहे हैं ये आपको देखना होगा। अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, बताएंगे सर रॉबिन्स। कौन था? रॉबिन्स ने था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर 20। आर्थिक समस्या मूल्यता समस्या, जो आर्थिक समस्या मूल्यता समस्या क्या है? चुनाव की समस्या। क्या हो जाएगी? चुनाव की समस्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगी। अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है? याद रखिएगा इसका चयन से क्या हो जाएगी? कैसे उत्पादन करें, ये सबसे बड़ी जो है ना चयन की समस्या है। क्या सबसे बड़ी चयन की समस्या यही है कि अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है, तो कैसे उत्पादन करें। समझ पा रहा है? और जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, एमसी यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से जो भी पढ़ रहे हैं, आप चाहे कोई भी कोर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स का स्पेशल कोर्स लिए हैं, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश कोर्स का कंबाइंड कोर्स लिए हैं, सफलता कोर्स लिए हैं, कोई भी कोर्स लिए हैं, तो मैं ना इन जो चीज मैं बताऊंगा आपको इकोनॉमिक्स में आज के बाद, सारा का सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में विथ आंसर। यहाँ पे आपका आंसर होगी, मान लेते इसका सी है तो इसका आंसर आपको इस तरह से आंसर मिलेगी सी। ठीक है, इससे क्या होगी ना कि एग्जाम से पहले ना आप क्विक रिविजन कर सकते हैं अपने आप को, तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर इजीली से देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूं, एक बार जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उस वक्र का नाम बताना है जो आर्थिक समस्या, याद रखिएगा आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो उत्पादन संभावना वक्र। क्या हो जाएगी? उत्पादन संभावना वक्र, एंड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र की ढाल गिरती है। जो उत्पादन संभावना वक्र की जो ढाल है वो गिरती है बाएं से दाएं की ओर। कहां से? बाएं से दाएं की ओर, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। हमेशा याद रखिएगा बाएं से दाएं की ओर ढाल गिरती जाती है, मतलब इस तरह से स्टेटमेंट होता है। अगर यहां से शुरू हुआ है बाएं से, सॉरी ये तो दाएं और सॉरी ये मान लेते हैं आपका ग्राफ है, ग्राफ को भी समझना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। तो अब क्या होगा ना, मौसम बहुत सुहावना है, सुहावना तो ठंडी का मौसम है, मौसम पे अपने
बॉडी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी तबीयत अगर ख़राब हो जाएगी ना तो याद रखिए आपका फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में ना बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए गर्म पानी का उपयोग करें, घर पे ही रहें, कहीं ना जाएं तो बेहतर होगा। देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो ढाल होती है वो बाएं से दाएं की ओर गिरती है। याद रखिएगा बाएं से दाएं की ओर गिरती जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं सर उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोलते हैं हमको? उत्पादन संभावना वक्र। इस याद रखिए, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए 24, निम्न में से कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है? अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम क्या? हस्तांतरण लागत। क्या आ जाएगी? हस्तांतरण लागत। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? जो अवसर लागत है इसकी वैकल्पिक नाम क्या है? आर्थिक लागत। क्या आ जाएगी? आर्थिक लागत है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है दोनों क्वेश्चन पे। आपको थोड़ा सा भी आपको इधर उधर नहीं करना है, फिर गलती हो जाएगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या हो जाएगा? हस्तांतरण लागत। अवसर लागत का। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? देखिए यहाँ पे फिर से पूछा गया दूसरा, तो आर्थिक लागत। दो नाम है इसका, एक बार ध्यान से समझ। एक हो जाएगा सर याद रखिए हस्तांतरण लागत, एक हो जाएगा सर आपका आर्थिक लागत। दोनों पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आर्थिक प्रणालियों के निम्न में से कौन से रूप है? आर्थिक प्रणालियों के रूप हो जाएगा सर मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक प्रणाली का जो रूप होती है ना वो होता है सर मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द राइट आंसर। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के अकॉर्डिंग समझिएगा। क्या आपसे पूछा है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी सरकार? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नजर दौड़ाते हैं। बिल्कुल इसका राइट सही उत्तर था। यहाँ पे आपको सही समझना है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार किसमें होता है? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। याद रखिए क्या हो जाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी याद रखिएगा मेरे लाल, क्या हो जाएगी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी तो खुद क्या होता है? याद रखिएगा जो मैं पैसा लगाऊंगा उसका मैं खुद उपयोग करूंगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 28 पे आते हैं सर। 28 में जाने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये जो मैं आप लोगों को सेट प्रोवाइड किया हूं ना, एक याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी में बता चुका हूं। अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को कंटिन्यू सेट 2 से लेकर सेट 12 तक में जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दीजिए, तो याद रखिएगा इसी सप्ताह के अंदर मैं सारा सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग अपने पढ़ाई का जज्बा दिखाएं। ये कैसे हमें पता चलेगा कि आपके अंदर जज्बा है या नहीं? आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ना इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न चेंज होने के बाद हमारे पेपर में पूछे जाने वाले हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। मिलते हैं नया वीडियो में।